हमारे सबसे बड़े मामा जी जो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, क्योंकि हमारे नाना जी का देहांत हो चुका था 1930-35 के आसपास ही। तो वो थे श्री मूलराज मल्होत्रा। तो वो अपने परिवार के 35 सदस्यों को, 35 मेंबर्स को बचा के जलंधर कैंप ले आए थे। अच्छा। और हमारी नानी ने और हमारे जो मामा जी चरणजीत लाल जी, उन्होंने सोचा ये तो टेम्परेरी फिनोमेनन है, ट्रांजिएंट है, हम यहीं रुकते हैं, कुछ महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और ये लोग वापस आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। और उस ज़माने में जो गैंग, मुसलमान गैंग आते थे अटैक करने, उसको मुल्तानी में बोलते थे धाड़ आ गई। धाड़ आ गई। धाड़ आ गई भी, धाड़ आ गई। तो एक दिन उनको खबर मिली कि धाड़ जो है वो शोरकोट के बाहर आ गई है। तो उसी दिन वो जो है मेरी नानी और मेरे मामा जी जो है वो कंडों की एक बुश थी, झाड़ी सी थी, उसके अंदर जाके छुप गए। उनका एक कुत्ता था जैकी, वो जैकी को उन्होंने वहीं घर में छोड़ दिया। और जैसे वो धाड़ आई तो उन्होंने सबसे पहले जो बंदूक की नोक से जैकी को मारा, क्योंकि जैकी जो है वो हमारी नानी और हमारे मामा जी की तरफ देख के चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, उसको उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद उन्होंने घर वर लूट लिया, तो आग लगा दी। तो मेरे नानी और मेरे मामा ने डिसाइड किया कि भाई अब अत हो गई है, इनफ इज़ इनफ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो नानी जो थी हमारी, वो कहने लगी भाई देख, मैं तो मिडिल एजड हूँ और चरणजीत तू तो यंग है, तू तो भाग लेगा, तू ऐसे कर, मुझे यहीं छोड़ जा, मुझे कुएं में धक्का दे दे। उनके घर के सामने एक आर्य समाज का मंदिर था। तो ये दोनों कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। तीसरा इनका कश्मीरी लाल जो फार्मासिस्ट इनका किराएदार था वो भी बैठ गया। तो मेरी नानी कहती कि पहले मुझे धक्का दे दो, तुम दोनों चले जाओ। पर चरणजीत मामा जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम छलांग लगाएंगे, आप चले जाओ। तो इसी उधेड़बुन में थे कि वो थानेदार साहब जो थे अपने मुसलमान थे, वो अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे भी होते हैं, कि जो नथुराम गोडसे ने अपना बयान दिया, जो बयान दिया आपके वीर सावरकर जी ने, आप्टे जी ने, मिस्टर बैज ने, तो वो बयान एज इट इज़ लिखा हुआ है। और ये जो किताब है ये शाया हुई है ग्लासगो में, कोई स्ट्रिकलैंड प्रेस थी, स्ट्रीट का नाम मुझे ध्यान नहीं है। 2 शिलिंग की किताब है ये। आजकल तो ब्रिटेन में पाउंड और पेंस चलते हैं, उस ज़माने में शिलिंग चला करते थे। अच्छा। वो मैंने किसी को ग्लासगो में बोला कि ये स्ट्रिकलैंड प्रेस और ये फ़लानी स्ट्रीट है, तो इसका पता करके बताओ। लेकिन वो नहीं पता लगा पाया, क्योंकि शायद ये एग्जिस्ट नहीं करती या इसका चेंज हो गई है या क्या है। तो ये किताब मैंने कुछ मैं भी वर्ष, ये कॉपी शायद लाइब्रेरीज में भी पता नहीं, रेयर हो। मालूम नहीं ये एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में हुआ था, और ये इन कैमरा ट्रायल हुआ था, मतलब इसमें जो है बाहर से लोग बिल्कुल अलाउड नहीं थे। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार के पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उनके स्टेटमेंट्स की, वो शायद रिलीज़ होगी या वट एवर इट इज़। तो पर जो मेरे पास है ये ओरिजिनल किताब है। नमस्कार जी, मैं हूँ आज गुड़गांवा में और मेरे साथ हैं रवि कक्कड़ साहब। रवि कक्कड़ साहब को वो लोग ज़रूर पहचान गए होंगे जो लाइव में हमसे जुड़ते रहते हैं। और मैं इस परिवार का कभी किसी वक्त में कर्जदार रहा हूँगा कि मैंने वो एहसान कुछ उतारे हैं। और रवि जी का प्रोफेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, आज हम यहाँ कहाँ बैठे हैं, और रवि जी के पार्टीशन के साथ किस तरह से उनकी यादें जुड़ी हुई थी, वो कुछ बातें। क्योंकि रवि जी और मैं, हम फ़ोन पे तो मेरे ख्याल से 5-5.5 साल से कनेक्टेड हैं, लेकिन आमने सामने हम कभी नहीं बैठ पाए। वर्चुअली हमने बड़ी सारी बातें की हैं। और तो रवि जी, सबसे पहले ये कि आप वर्चुअली क्यों बातें करते थे, लोगों को बताइए कि आप होते कहाँ हैं। नमस्कार केशव जी, मेरा नाम रवि कक्कड़ है जी। और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ और मैनचेस्टर यूके का निवासी हूँ। और यूके में मैं करीब 26 साल से रह रहा हूँ। और पार्टीशन से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ वो इस प्रकार से कि मेरे पिताजी जो हैं वो और उनके 4 भाई और हमारे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, वो सब मुल्तान साइड के थे। मेरे पिताजी जो है सराय सिद्धू तहसील कबीरवाला से थे और उनका देहांत 2008 में हो गया था। और मेरी माताजी जो हैं परमात्मा की कृपा से अभी 90 वर्ष की हैं, जिनका हम इंटरव्यू कर चुके हैं। जिनका इंटरव्यू आप कर ही चुके हैं। और वो शोरकोट से हैं। और वो पिताजी से और माताजी से हम जो हैं काफ़ी सारी कहानियाँ विभाजन की सुना करते थे और हमारा जो है दिल दहल जाता था।
और 2017 में मैंने केशव जी आपकी BBC की पार्टीशन के ऊपर वीडियोस देखते हुए जो साइड में जो दूसरे वीडियोस आ जाते सजेशंस हैं में आते हैं। उसमें आपका वीडियो आया हुआ था और मैंने वहाँ आपके बारे में देखा पढ़ा। मैं हाईली इम्प्रेस हुआ और मैंने आपसे संपर्क किया भी मेरी माता जी भी जो हैं वो उधर की हैं, बिल्कुल। तो कृपा करके आप उनका इंटरव्यू कीजिएगा। और आपने जो है कैथल में जाके किया था। मेरी जो है ये अर्जी प्रार्थना रिक्वेस्ट स्वीकार करी और आपने कैथल में मेरे माता जी का इंटरव्यू, जिनका नाम श्रीमती राजरानी कक्कड़ है, तो 2017 में किया। और उनके एक बड़े ब्रदर थे जो श्री चरणजीत लाल मल्होत्रा, उनका भी निधन हो गया है अभी 102 साल की एज में सोनीपत में। तो हमारे जो मामा जी चरणजीत लाल मल्होत्रा जी थे, ये वो शख्स थे जो कि सन 47 में अपनी मदर के साथ यानी कि हमारी नानी के साथ अपने एक आर्य समाज के कुएं में शोरकुट में छलांग लगाने वाले थे, जिसको मुल्तानी में कहते हैं धरक मारन लग गया न। और एक अपने मुस्लिम SHO थे, थानेदार, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास डंगर वगैरह होते थे। तो पूरी छोटी चौकी थी हमारे माताजी के घर के पास, और वो हमारे यहाँ से दूध दही मक्खन वगैरह ले जाते थे जो कि उस ज़माने में बेचा नहीं जाता था। तो देवर हाईली ओब्लाइज। तो जैसे मेरी नानी और मेरे मामा जी छलांग लगाने वाले थे, तो उस थानेदार उस शख्स ने देख लिया और उन्होंने कहा क्या हो रहा है। उन्होंने सारी स्टोरी बताई। वो थानेदार साहब जो थे इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने कहा कि माता जी मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मेरे थाने में जो है करीब 200 लोग मैंने हिंदू इकट्ठे करे हैं, उनको बचाया हुआ है, और रोज़ रात को वहाँ पे पठान अटैक करते हैं, लेकिन उनकी मजाल नहीं कि किसी भी एक हिंदू को नुकसान पहुँचे। तो जहाँ मैं 200 लोगों को संभाल सकता हूँ तो आप 2 को भी संभाल सकते। उन्होंने ना वैसे उसका नाम नहीं बताया था, कि आपको याद है? नहीं, मुझे भी नहीं याद। ना मुझे भी नहीं याद। तो माता जी हमारी नानी थी, हमारे ये चरणजीत लाल मामा जी थे जिनका आपने भी इंटरव्यू किया है, जिनका स्वर्गवास हो गया। और उनका एक किराएदार होता था कश्मीरी लाल। वो जहाँ रहते थे शोरकोट में, उनके सामने एक अस्पताल था, वो वहाँ फार्मासिस्ट था। तो उन तीनों को इस मुस्लिम थानेदार ने बचाया था। और इसके ऊपर आपने जो है हमारी माता जी का इंटरव्यू, श्रीमती राजरानी जी का इंटरव्यू 2017 में किया था। मुझे तो वो याद आ जाता है कि जब वो कहते हैं ना कि हम तो वो जहाँ मतलब बकरियां और भेड़ ये डंगर बनते थे ना, तो वो भूसे वाले कमरे में हम लोग, वो एक्चुअली भूसे वाला कमरा नहीं था, वो उसको पंजाबी में मुल्तानी में कंडे बोलते हैं। तो वो बस एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं आपको संक्षेप में थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि हमारे सबसे बड़े मामा जी जो 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, क्योंकि हमारे नाना जी का देहांत हो चुका था 1930-35 के आसपास ही। तो वो थे श्री मूलराज मल्होत्रा। तो वो अपने परिवार के 35 सदस्यों को, 35 मेंबर्स को बचा के जलंधर कैंप ले आए थे। और हमारी नानी ने और हमारे जो मामा जी चरणजीत लाल जी, उन्होंने सोचा ये तो टेम्परेरी फिनोमेनन है, ट्रांजिएंट है, हम यहीं रुकते हैं, कुछ महीने में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और ये लोग वापस आ जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। और उस ज़माने में जो गैंग, मुसलमान गैंग आते थे अटैक करने, उसको मुल्तानी में बोलते थे धाड़ आ गई। धाड़ आ गई। तो एक दिन उनको खबर मिली कि धाड़ जो है वो शोरकोट के बाहर आ गई है। तो उसी दिन वो जो है मेरी नानी और मेरे मामा जी जो है वो कंडों की एक बुश थी, झाड़ी सी थी, उसके अंदर जाके छुप गए। उनका एक कुत्ता था जैकी, वो जैकी को उन्होंने वहीं घर में छोड़ दिया। और जैसे वो धाड़ आई तो उन्होंने सबसे पहले जो बंदूक की नोक से जैकी को मारा, क्योंकि जैकी जो है वो हमारी नानी और हमारे मामा जी की तरफ देख के चिल्ला रहा था, भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, उसको उन्होंने मार दिया। उसके बाद उन्होंने घर वर लूट लिया, तो आग लगा दी। तो मेरे नानी और मेरे मामा ने डिसाइड किया कि भाई अब अत हो गई है, इनफ इज़ इनफ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो नानी जो थी हमारी, वो कहने लगी भाई देख मैं तो मिडिल एजड हूँ और चरणजीत तू तो यंग है, तू तो भाग लेगा, तू ऐसे कर मुझे यहीं छोड़ जा, मुझे कुएं में धक्का दे दे। उनके घर के सामने एक आर्य समाज का मंदिर था। तो ये दोनों कुएं की मुंडेर पे बैठ गए। तीसरा इनका कश्मीरी लाल जो फार्मासिस्ट इनका किराएदार था वो भी बैठ गया। तो मेरी नानी कहती कि पहले मुझे धक्का दे दो, तुम दोनों चले जाओ। पर चरणजीत मामा जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम छलांग लगाएंगे, आप चले जाओ। तो इसी उधेड़बुन में थे कि वो थानेदार साहब जो थे अपने मुसलमान थे, वो अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, बुरे भी होते हैं। तो उन्होंने जो है मेरी नानी को देखा और वो सारी गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने जाके तीनों को जाके बचाया। और करीब 3 महीने के बाद हमारी नानी, हमारे मामा चरणजीत लाल जी, जिनका भी मैंने बताया आपको स्वर्गवास हो गया, उनकी आपने वीडियो भी बनाई है। तो ये 3 महीने बाद जाके जलंधर कैंप में अपनी पूरी 35 लोगों से मिले। उन्होंने सोच लिया था कि ये जा चुके हैं,
ठीक है। तो ये एक बड़ी मार्मिक, दिल को छूने वाली और दर्दनाक कहानी। ये वाला हिस्सा नहीं बताया था इन्होंने 35 लोगों वाला। माता जी को थोड़ा सा भूल जाते हैं ना, तो हाँ, तो ये कहानी हम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं, और तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि जब पूरी कहानी मैं समझता था कि इस परिवार की हमने सुन ली है, अब ये पता चला कि नहीं, हम तो अब तक अधूरे थे, अब जाके पूरी आई है सामने। तो आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपने बता दिया। आप इंडिया क्या करने आए हैं आज? मैं एक्चुअली, मेरे बड़े ब्रदर थे, वो स्वर्गीय, उनकी डेथ हो गई अभी अक्टूबर में। तो बड़ी जल्दी मैं, उनको थोड़ा दिमाग में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं 4 दिन के लिए आया था, तो उनका सारा दाह संस्कार करके वापस चला गया था। तो उस टाइम मैं रुक नहीं सका माता जी के साथ, तो मैं थोड़ा इस तरह मैं लंबी छुट्टी के लिए आया, थोड़ा सा देख लूँ, उनकी देखभाल कर सकूँ। तो इस वजह से मैं आया था। 5 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ मैं इस टाइम, और बस ये कहानी है। आप हरिद्वार गए थे? हाँ, मैं केशव जी आपको क्या बताऊँ, मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि चूँकि जब अक्टूबर में मैं आया था तो उस टाइम हरिद्वार जा नहीं पाए, तो अस्थियों को लेके हम चले गए थे आपके गढ़गंगा। और अभी फिर हमारा एक फैमिली ट्री बना हुआ है जी, तो उसमें हमने 1745 तक का अपना रिकॉर्ड देखा है। क्या बात है! मतलब आप लगा लो करीब करीब 250 साल पुराना रिकॉर्ड, करीब 12-13 जनरेशन का रिकॉर्ड देखा है। और हमारी फैमिली में एक टाइटल मिला है भाई का। तो एक दफ़ा मैंने अपने फादर से पूछा, तो वो कहने लगे कि भाई हमारी फैमिली में शायद किसी जनरेशन में कोई ऐसे शख्स हुए थे जो धर्मशाल के केयर टेकर थे। उस ज़माने में जो मंदिर था उसको मंदिर नहीं कहते थे, और गुरुद्वारे को गुरुद्वारा नहीं कहते थे, धर्मशाल कहते थे। धर्मशाल में एक तरफ रामचरितमानस पड़ा होता था, एक तरफ गुरु ग्रंथ साहब पड़ा होता था। तो कहने लगे वो केयर टेकर थे, वैसे तो खत्री लैंडलॉर्ड थे, तो उस हिसाब से जो हमारा टाइटल चला आ रहा है। लेकिन हाँ, भाई का, BHA भाई का। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि जो 12वीं जनरेशन 1745 या 1740 की थी, उनके नाम के आगे सिंह लिखा हुआ था। अच्छा जी, वाह! तो यानी कि जो है हमारी फैमिली में सिक्खी का बहुत इन्फ्लुएंस है। हाँ। तो सिख लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है उस वहाँ से शाख 2 हो गई हैं, तो हम मोनो वाली शाख में आ गए हैं, और वो सिखों वाली शाख कहीं चली गई है। एग्री। तो अब क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, तो मैं अब फिर कभी दोबारा जाऊंगा तो उस कक्कड़ वाली जो सिखों वाली शाख है, ब्रांच, उसको मैं ट्रेस करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको केशव जी ये भी बता दूं कि जो हमारे पंडित लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं हरिद्वार के ऊपर, ये जो पूरा फैमिली ट्री बना के रखा हुआ है, इसकी मान्यता कोर्ट में एज एविडेंस भी है। आरुषि तलवार केस में भी वो जो है CBI वहाँ गई थी, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो हम गए थे वहाँ, भाई साहब का नाम लिखवा दिया, तो पूरा अपना देखा, फैमिली ट्री वगैरह देखा, और मैं आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड। तो वहाँ आपने मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन क्या ऐसा वहाँ आपने किसी से पूछा, सुना कि हिंदुओं के अलावा, क्योंकि मेरे पास बड़े सारे कॉल्स आ जाते हैं कि केशव जी हमारे मिल जाएंगे, अब वो होते मुसलमान हैं, तो क्या ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के हैं? वहाँ हिंदुओं के भी हैं और सिख भी जाते हैं। सिख तो जाते हाँ, सिख जाते हैं, तो हिंदुओं का एक शाख हो गई ना। हाँ। अब मुसलमानों का ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपसे मेरी बात हुई थी जाने से पहले, तो मैंने वहाँ 1-2 पंडित लोगों से पूछा भी, यहाँ कुछ सुना है कि पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं। तो उनके इल्म में नहीं था ये कि भी हिंदू कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे अपने अस्थि विसर्जन के लिए। बिल्कुल। मैंने इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि किसी तरह जो वहाँ पे बैठे हैं अस्थियों, मैंने अभी BBC एक वीडियो देखा था, 350 कलश रखे हैं। बिल्कुल रखे हैं। अब देखिए ना, व्यक्ति चला गया, हमने कहा जी मतलब वो तो मर गया, लेकिन मरा तो मोक्ष तो ना मिला उसे ना, तब तक जब तक उसकी अस्थियां पड़ी हैं। तो भाई उनको वो हुआ जाए। अब सुना था कि एक व्यक्ति को मिला है, वैसे सैकड़ों वहाँ रहते हैं। और एक और चीज़, बात करते करते आपने 2-3 बार शोरकोट का किया। पिछले दिनों मैंने CM साहब का इंटरव्यू किया था। हाँ, CM साहब भी शोरकोट से हैं। हाँ, मनोहर लाल जी खट्टर। मनोहर लाल साहब खट्टर। उनका यहाँ गांव तो मेरे ख्याल लाली के पास है, शायद रोहतक के पास है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैंने उनके एक बुजुर्ग का वीडियो किया है। मुझे CM साहब ने कहा था कि मेरे ताया जी बैठे हैं, तो उनसे तुम जाके मिलो। तो मैं मिला, मैंने रिकॉर्ड भी किया, वो मैंने शाया नहीं किया, मैंने वो अपलोड नहीं किया। अभी तक इजाज़त नहीं मिली। मैंने इजाज़त लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा संदेशा नहीं पहुंचा। उसके अंदर एक हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई है,
ये अपने आप को झांगी 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 कहते तो हैं, लेकिन उस शख्स ने जो कि 95 साल का बैठा है इस टाइम दिल्ली में, उसने क्लियर किया कि हम 100 साल पहले मुल्तान से जंग में आए थे अच्छा जी। और हमारा एक्सेंट डायलेक्ट बाद में चेंज हुआ है, अदरवाइज हम लोग मुल्तानी हैं। अच्छा जी। तो ये बात मिस्टर सीएम को अभी तक नहीं बताया। अब मैंने इस वीडियो में कही है तो शायद ये वीडियो पहुंच जाए। पहुंच जाए नहीं, और बहुत फिर बिल्कुल वो बिल्कुल। समझें कि अच्छा हम तो मुल्तानी हैं, झांगी नहीं है। इस संदर्भ में मैं आपसे इस कंटेक्स्ट में आपको एक और बात बताऊं कि हमारे जो पिताजी, मैंने कहा सराय सिद्धू से हैं, तो सराय सिद्धू के पास जंग मेघाने में ही एक जगह है बागे। हाँ है। तो बागे में इसका बड़ा भारी मेला लगा करता था। हमारी फैमिली के लोग उसमें, वहाँ गद्दी वद्दी होती थी, वहाँ जाया करते थे। अच्छा। तो हमारे जो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो शायद वो बागे के आसपास के निकलेंगे हमारे घर वाले भी। और मज़े की बात यह है कि मुझे को हमारे कुशा घाट में हमारे पंडित जी थे, प्रदीप जी, वो बताने लगे कि जी डॉक्टर साहब उस ज़माने में तो लोग जो हैं जब चलते थे तो ऐसे घुट के मिल के जाते थे कि आ गए ना आए तो ऊपर मिलेंगे। क्या बात है। क्योंकि उस ज़माने में ज़रिया होता नहीं था ट्रांसपोर्ट का, लोग बीमार हो गए, डायरिया हो गया, किसी को चोट लगी, टेटनस हो गया, ट्रीटमेंट था नहीं, तो लोग चले जाते थे, ऊपर ही मिलते थे। तो कहते लोग ऐसे मिलते थे। मैं उन पंडितों की एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो किया था हिसार में एक बुजुर्गवार का, तो उसने मुझे एक चीज़, हम उसी सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, उसने मुझे चीज़ बताई कि अब हमारे लोग कई बार कह देते हैं ना कि, और कह नहीं देते, फैक्ट भी है, आप भी गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वो उन्होंने ना मतलब एक फिक्स सा कर लिया है अमाउंट, जैसे कि भाई इतना तो हम लेते ही लेते हैं। तो मैंने, उस बुजुर्गवार ने मुझे बताया कि ये अब चीज़ें हुई हैं, एक वो दौर था जब हम जो भी दे देते थे या नहीं भी देते थे ना वो चूं तक नहीं करते थे। लेकिन उसके पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण ये था कि हम जो अस्थियां देते थे ना उनके हाथों से ही जाती थी, लेकिन उनसे पास होके जाती थी पहले। तो उन अस्थियों में हमारे बुजुर्गों के जेवरात होते थे। अच्छा। दैट्स वाई उस टाइम लोग नहीं कुछ कहते थे, क्योंकि उनको इतना कुछ मिल जाता जेवर मिल जाते थे। जेवर मिल जाता। आज का तो जेवर उतार लेते होंगे। तो उतार भी लेते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ छोड़ देते थे, अब नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे पंडित थे, मैं तो बल्कि उन पंडितों को सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने हमारी धरोहरों को, हमारी वंशावली को संभाल के रखा हुआ है। फैक्ट तो ये है कि हमने जिस तरह से अपनी सारी चीज़ें भूल गए हैं, हम ये भी भूल जाते। कहाँ हम मेंशन करके रखते कि हम कौन थे, क्या थे, और कितनी हमारी जनरेशन क्या थी, कहीं नहीं रख सकते थे। जो आजकल हमारी कम्युनिटी का हाल चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सोचने वाली दशा चल रही है। तो इन पंडितों का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। अरोड़ाज खत्रीज में या हिंदुओं में आप पूरा कह लें कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा एहसान है कि ये बिल्कुल। कहने को तो ये है कि ये जी पंडे हैं, इनका कारोबार ही यही है। तो कारोबार तो ठीक है, हो गया, हर व्यक्ति अपना अपना वो अपना लेता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में अगर इस चीज़ को सोचा जाए ना, तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हमें जिंदा रखने में। बिल्कुल ठीक। हमारी जिंदा रखने में। धरोहर और हमारी पहचान। तो अगर हम इन्हें वहाँ पे जाने के बाद कई बार कुछ लोग इनके साथ तू मैं कर लेते हैं, तो वो जायज़ हैं आज भी अपनी जगह पे, क्योंकि उनको उतना नहीं मिलता। मतलब मैं अगर अपनी हार्ड डिस्क में एक सामान को, डेटे को 10 साल से इकट्ठा करके बैठा हूँ, तो मेरा एक स्पेस तो ले रहा है ना वो। तो उस स्पेस को अगर मैं खाली कर दूंगा तो कुछ और आएगा, लेकिन उस स्पेस का एक रेंट तो बनता है ना। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि मैं 1745 से पीछे जा सकता हूँ। तो कहने लगे डॉक्टर साहब वो आपको हमारे गोडाउन जाना पड़ेगा। वो उस टाइम वो भोजपत्र पे लिखते थे, और मैं कह नहीं सकता कि आप वो भोजपत्र पकड़े पाएंगे, वो भुर जाएंगे। तो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बहुत आप खुशकिस्मत हो कि 1745 तक का आपको रिकॉर्ड मिल गया। हाँ बिल्कुल। और वाकई में आप खुशकिस्मत हो, मिल भी गया और आपकी इच्छा थी। बस 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 बस। क्योंकि बड़े सारे लोग पहुंचते हैं और कर्म कांड किया, और ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम लिखवाने के बाद वो भले पन्ने पर रखता रहे, ये कहते हैं अच्छा जी हम लोग निकलते हैं। हाँ नहीं, हाँ है ना, वो इंटरेस्ट की बात होती है इंटरेस्ट ना। की बात होती है। नहीं ये बहुत है। तो मैं वो बता रहा था कि हमारे बुजुर्गों ने ना, मतलब वो कान के, हाथ के, नाक के, ये सब चीज़ें ना छोड़ देते थे। सही बात है। या ये कह लो कि एक आस्था थी कि नहीं जी जो उसके शरीर पे है ना वो तो पंडितों को ही जाएगा। सही बात है। आज तो ये हमारे यहाँ पे हो गया ना, आपने पता होगा कि अगर उस बुजुर्गवार के, अगर वो औरत है
तो उसकी 4 बेटियां या 5 बेटियां या 2 बेटियां तो सब आपस में बट जाती हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी भी हमारी पीछे नानी गई थी, अच्छा। तो देखा पता चला कि हाँ नानी के भाई एक कंगन वो ले गई, दूसरी वो ले गई, अच्छा जी अंगूठी वो ले गई। तो ये चीज़ें शायद पहले से भी तय थी, लेकिन हम लोग भी बना, अगर उसने होश रहते वो चीज़ें नहीं दी ना, तो फिर ये आपस में परिवार के बंदे बैठ के ना ये आपस में कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं बैठता कि नहीं जी ये तो पंडितों को दे दो, ये नहीं बैठता, क्योंकि अब प्रलोभन हो गया, थोड़ा सा लालच हो गया। नहीं, कुछ लोग जो है अपने से कुक को दे देते हैं, अपने घर में साफ करने वाली को भी दे देते हैं कि वो देते हैं, वो तो है। जैसे कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे मास्टर जी की बरसी थी, तो पंडित जी आए, पंडित जी को जो बनता था वो दिया, और बेटे ने कहा कि नहीं मैं और भी ज़्यादा देना चाहता हूँ, जितना मतलब परिवार नहीं देना चाहता। तो वो एक लगाव भी था, एक श्रद्धा भी थी, आस्था भी थी कि नहीं जी इन्होंने ही पहले भी किया था, आगे भी इन्होंने ही करना है, तो ये तो हमारे पंडित हैं तो इनके लिए करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा भाव ये था कि वो लोग वाकई में मतलब हमारा उनको सलाम है कि उन्होंने इस चीज़ को वो रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये थे रवि जी, इनकी यही यादें थी। बाकी तो हम बैठे क्यों हैं, ये भी एक बड़ा, आप बताइए हम क्यों बैठे हैं। दरअसल बात यह है कि मैं अपने घर में कुछ पिताजी की पुरानी किताबें और पुराने कागज़ वगैरह खंगाल रहा था, कुछ वर्ष पहले की बात है। तो उसमें मुझे एक पुस्तक मिली जो कि 72 साल पुरानी है, क्या बात है। और वो उसके भी चीथड़े बने हुए हैं उस किताब के, और उस किताब का टाइटल है द गांधी मर्डर ट्रायल। और उसमें जो है, जो हम अंग्रेज़ी में कहेंगे एड वर्बेटिम, कि जो नथुराम गोडसे ने अपना बयान दिया, जो बयान दिया आपके वीर सावरकर जी ने, आप्टे जी ने, मिस्टर बैज ने, तो वो बयान एज इट इज़ लिखा हुआ है। और ये जो किताब है ये शाया हुई है ग्लासगो में, कोई स्ट्रिकलैंड प्रेस थी, स्ट्रीट का नाम मुझे ध्यान नहीं है। 2 शिलिंग की किताब है ये। आजकल तो ब्रिटेन में पाउंड और पेंस चलते हैं, उस ज़माने में शिलिंग चला करते थे। अच्छा। वो मैंने किसी को ग्लासगो में बोला कि ये स्ट्रिकलैंड प्रेस और ये फ़लानी स्ट्रीट है, तो इसका पता करके बताओ, लेकिन वो नहीं पता लगा पाया, क्योंकि शायद ये एग्जिस्ट नहीं करती या इसका चेंज हो गई है या क्या है। तो ये किताब मैंने कुछ मैं भी ये कॉपी शायद लाइब्रेरीज में भी पता नहीं, मालूम नहीं ये एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में हुआ था, और ये इन कैमरा ट्रायल हुआ था, मतलब इसमें जो है बाहर से लोग बिल्कुल अलाउड नहीं थे। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार के पास ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उनकी स्टेटमेंट्स की, वो शायद रिलीज़ होगी या वट एवर इट इज़। तो पर जो मेरे पास है ये ओरिजिनल किताब है, इसमें जो है मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है। मोटा मोटा ज़्यादा नहीं, 5-7 लाइनों में बताइए ना इस किताब में आखिरकार कितने पेजेस में उन्होंने, छोटी सी एक समरी में क्या क्या है इसमें। इसमें जो है हम तो श्रोतागणों के लिए छोड़ देते हैं कि गोडसे ने जो किया ठीक किया या गलत किया, लेकिन शायद आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा कि किसी की जीवन लेना ठीक काम नहीं है। वो तो है ही, क्योंकि जो चीज़ ऊपर वाले ने दिया हमें, बस। लेकिन जो उन्होंने गोडसे जी ने जो एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से देखा जाए तो शायद ठीक किया होगा, लेकिन मैं इसमें जजमेंट, उनका लॉजिक होंगे, तो वो हम श्रोतागणों पे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है करीब मेरे ख्याल 32 पेज की स्टेटमेंट है गोडसे जी की। और क्योंकि उन्होंने कहीं जगह ऐसी भी कहा है कि कुछ वो पर्सनली भी हो जाते थे ना, कि नहीं वो ऐसा है, मुझे वो पसंद नहीं है, वो समाज के लिए ऐसा है। तो उनकी कुछ चीज़ें बहुत लोगों को पसंद नहीं थी, उसमें से शायद सावरकर, ये शायद हमारे गोडसे साहब भी थे। हाँ, लेकिन जो कुछ एक मोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कि सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान का कुछ ड्यू था इंडिया के पास 55 करोड़ रुपए का, बिल्कुल। तो उसको पहले हमारी जो कैबिनेट थी, भारत डिवाइडेड इंडिया की जो पहली कैबिनेट बनी, उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, देने से मना कर दिया। क्योंकि
30 जनवरी सन 48 को गोडसे जी ने गोली मारी महात्मा गांधी को, और उससे पहले ही पाकिस्तान ने शायद कश्मीर पे अटैक कर दिया था। तो लोगों ने कहा, हमारी कैबिनेट में कहा कि मंत्रियों ने कहा कि भाई हम पैसा दे तो देंगे, ये पैसा जो है टेररिज्म में जाके जो कबायली लोग हैं वो हमारे ऊपर यूज़ करेंगे। तो लेकिन गांधी जी ने जो है एज ए प्रेशर टैक्टिक, जो गोडसे जी ने कहा, मैं वही बयान कर रहा हूँ जो गोडसे जी ने कहा है कि एज ए प्रेशर टैक्टिक उन्होंने जो है आमरण अनशन, भाई फास्ट अनटू डेथ की धमकी दी, और भारत सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पड़े, और अल्टीमेटली जो है भारत के अगेंस्ट ही वो इस्तेमाल हुए। तो एक ये मेन चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके एक्चुअली दिमाग में एक बात थी कि उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम करनी थी किसी भी कीमत पे। तो जैसे कि उन्होंने इसमें लिखा है गोडसे जी ने कि भंगी कॉलोनी में जाके वो मंदिर के अंदर जो है कुरान पढ़ते थे, लेकिन गांधी जी में इतनी हिम्मत नहीं थी। गोडसे जी ने कहा कि वो गीता पढ़े मस्जिद में जाके। तो ये कुछ हैं, और हम इसके ऊपर डिटेल में बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि वो वर्ड टू वर्ड सुनूं। हमारे देखने वाले ऑलरेडी सोशल मीडिया पर, अच्छा कमाल की बात ये है कि एक वक्त था जब सिर्फ आप ये कह लें कि ऑथराइज्ड पर्सन ही इस पे टॉक कर सकते थे। आज सोशल मीडिया का इतना खुला एक दरबार सा है कि रवि जी और केशव जैसे लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, है ना। तो उसी लिहाज से आपको सैकड़ों वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमारे आने वाले वीडियो में एक बात तो पक्की है ना कि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज बड़े सारी ऐसी किताबें हैं जो डिफरेंट पब्लिशर्स की हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर भी उसका हेडलाइन वही है कि हाँ जी गोडसे का बयान, लेकिन अंदर कितना कुछ चेंज है। बिल्कुल। लेकिन ये शायद पहली और आखिरी ऐसी किताब है जिसके वर्डों के साथ, स्टेटमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आप इस किताब के जो है पिक्चर भी ले सकते हैं, फ्रंट के भी, और इसका मतलब इसको आप तो थोड़ा इसको ध्यान से बस आप ध्यान से उठाइएगा। ये आप दिखा सकते वाकई में हैं। इसके आपने वो जो वर्ड इस्तेमाल किया कि चिथड़े उड़ चुके हैं। तो आप श्रोतागणों को दिखा सकते हैं। गांधी मर्डर ट्रायल। तो ये आप अगर हमारा अब तक पूरा वीडियो देख चुके हैं, अब तक जो कि 20 मिनट के आसपास हो चुका है, तो 20 मिनट तक अगर आपने देखा है तो आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि आगे रवि जी इसको पढ़ने वाले हैं। और ये रवि जी तो सिर्फ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बयान नाथूराम गोडसे के थे। वही नाथूराम गोडसे जिसने गांधी को मारा, और गांधी को क्यों मारा पर बड़ी सारी बातें हो चुकी हैं। और मैं अभी एक ऐसी जगह गया था, मैं बता दूं अब इस वीडियो के एंड में, जहाँ पे गोडसे को रखा गया था। अच्छा जी। मतलब बिफोर ट्रायल आप कह लें। मतलब 48 के बाद की बात है, फर्स्ट मंथ की बात है, फर्स्ट वीक की 30 जनवरी 48 को तो उन्होंने मारा था, और फिर yes. पता नहीं फांसी कब हुई थी ये मुझे नहीं मालूम। तो कुछ दिनों के लिए एक जगह रखा गया था, और वो जगह हरियाणा में है। अच्छा जी। और मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आज वहाँ के कुछ लोगों ने एतराज़ किया था कि अगर आप इस चीज़ को वो करेंगे। मैं वो देख के आया हूँ, उसके अवशेष। ओह अच्छा। जेल टाइप वो है। अगर मैंने उसका नाम लिया तो फिर शायद वहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं। वो उनको ये है कि नहीं, फिर इसके ऊपर फिर नज़र होएगी, अभी ये कॉलोनी है। लेकिन मैं देख के हैरान था। वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप ऑन कैमरा ना करें, ऐसे हम आपको बता देंगे। तो मैं गया, मैंने देखा। मैं उस दौर में जाने की वो एक फीलिंग ले रहा था। मैंने कहा यार, फिर उसके आसपास की चीज़ें उस चीज़ को पुख्ता कर रही थी कि हाँ वाकई में यहाँ रहा होगा, रखा गया होगा। तो वो एक नामी गिरामी शहर है, तो मैं वहाँ गया था। तो चलिए इस वीडियो का तो हम यहीं अंत करते हैं, इसको अंजाम देते हैं और शुरू करते हैं अगला वाला। तो जी आप इंतज़ार करें, और उन बड़े सारे लोगों को बता दें कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं जो अब तक किसी ने कम से कम सोशल मीडिया पर तो नहीं सुनाई है। क्यों? बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू जी।